टूल की ही समझ नहीं आई कि हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको यूज़ कहाँ पे करना है, और सेकेंडली उस टूल का यूज़ क्या है। मुझे बस काइंडली प्लीज़ ये क्लियर कर दें, क्योंकि मैंने उस पे अपना जब ब्लॉग जो मैंने आपको भी सेंड किया है वो चिल्ड्रन एंड स्मार्टफोन वाला, मैम जब मैंने उसको वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया तो मैम वो मुझे डायरेक्टली ना ग्रामरली के प्रीमियम पे लेके जा रहा है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उस बारे में, तो मुझे समझ नहीं आई उसकी। वो आपको ग्रामरली पे लेकर जा रहा था? जी मैडम, वो मुझे ग्रामरली पे लेके चला, जैसे आपके साथ वीडियो में हुआ था ना कि वो कहता प्रीमियम यूज़ करो, तो मैम मेरे साथ भी हाँ सेम यही जी, सीन हुआ है। सही। चलिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने हेमिंगवे को यूज क्यों करना है। हमने बात की थी कि जब हम लिखते हैं तो हमें उस चीज को ग्रामेटिकली जो है और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप नेटिव्स के लिए लिख रहे होते हैं। जब मैं कहती हूँ नेटिव्स, इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं, सीधी सीधी बात है, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके लिए जब आप लिखते हैं तो क्योंकि वो उनकी मदर लैंग्वेज है, तो अगर आप उसको इस सही तरीके से नहीं लिख के काम देंगे तो उन्हें लगेगा कि इसको जब हमारी जुबान ही नहीं आती तो इसने काम क्या किया होगा। उसके लिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया था कि आपने जो है ग्रामरली पे उसको रन करना है। जब आप ग्रामरली पे अपना डाटा डालेंगे तो उसके अंदर जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो उसको हाईलाइट करेगा, और हमने जो है उन मिस्टेक्स को फिक्स करना है, खत्म करना है। और उसकी साइड पे आ रहा होता है परफॉर्मेंस स्कोर। मैं साथ साथ अगर आपको इलस्ट्रेट करती जाऊं तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। एक और चीज़ है मैम, काइंडली प्लीज़ ये भी ज़रा क्लियर कीजिएगा कि हमने एक ब्लॉग को अपने कौन कौन से टूल से गुजारना है। अच्छा जी, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैंने ओपन किया पोस्ट, ये जो इसमें रेड और ब्लू नजर आ रहे हैं, ये सारी क्या है, मिस्टेक्स है। हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या स्कोर क्या है, 28 है, बहुत पुअर है। हमारा एम ये होता है कि हमने जो परफॉर्मेंस स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करना है, 95 प्लस करना है या एट लीस्ट 90 से अबव रखना है। अब जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं, ये सारे एरर्स फिक्स करते जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि हर बार जब मैं किसी एरर को फिक्स करती हूँ तो साथ ही साथ में क्या होता है, उसका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो अपडेट होता है, तो बेहतर हो जाता है। अब हम कहते हैं कि अगर हम इन एरर्स को फिक्स करेंगे तो हमारा जो ग्रामरली का स्कोर है वो अच्छा होगा। व्हाट इफ कि अगर हम इन एरर्स को फिक्स कर लें, एरर्स खत्म हो गए, फिर भी हमारा परफॉर्मेंस स्कोर 90 पे नहीं पहुंचा, इसका मतलब है हमारी राइटिंग में कुछ और इश्यूज ऐसे मौजूद हैं जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के अलावा भी हैं। अब वो क्या है, वो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे, आपके क्लाइंट के लिए आपका काम कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। या जो एसईओ वाली साइट्स पे काम कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स पे जिन पे एसईओ की जरूरत होती है, तो वो रैंक होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हमने उसको कैसे सही करना है, दूसरा मैंने ऑप्शन बताया था, ग्रामरली से गुजारने के बाद आप जाते हैं हेमिंगवे पे। हेमिंगवे क्या करता है, आपके सेंटेंसेस में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हाईलाइट करता है, उनको रिजॉल्व करवाता है, ताकि जब आप अपना ब्लॉग, अपनी पोस्ट या अपने जो भी है आर्टिकल वगैरह उसको कंप्लीट करें तो वो एक परफेक्ट हो, ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के इश्यूज ना हो, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो मैंने बताया था कि ये जो मैं क्वेश्चन कर रहे थे कि जी नेक्स्ट पेज नहीं आता, तो मैंने बड़ा क्लियरली बताया था यहाँ पर कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बैक स्पेस करते हैं तो ये जगह खाली हो जाती है। इसी जगह पर जो है वो हमने अपने डाटा को कॉपी करना है,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये डाटा उठाकर यहाँ पे डालती हूँ, ये देखें। अब ये बता रहा है कि ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। अब सबसे पहले तो क्या है, इसमें ग्रामरली के इश्यूज हैं, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के अलावा जो है क्या इशू है कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था कि जो येलो में होंगे वो लंबे सेंटेंस होंगे, जो रेड में होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, हार्ड टू रीड होंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसको हम बेहतर बनाएंगे। ये अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप इन दो एरियाज में भी जा सकते हैं। ये आपको ऊपर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपना सारा लिख भी यहाँ पे बैठ के सकते हैं। उससे क्या होगा, जहां जहां आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स होंगी, प्रेपोजिशंस के इशू होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इशू होगा, सेंटेंसेस लेंथी होंगे, सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स होंगे, ये सारी वो चीजें हैं जो पुअर राइटिंग की तरफ लेकर जाती हैं। इनको साथ साथ हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप डायरेक्टली ऐप खोलकर इसी के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं, ऊपर ऑप्शंस मौजूद है, आप लिखते जाएंगे, साथ साथ आपका जो ग्रामरली है उसकी एक्सटेंशन जो है क्रोम की वो हुई है, तो ये साथ साथ आपका ग्रामरली भी क्लियर करवाता जाएगा और साथ साथ में क्या करता जाएगा, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव करवाता जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इसलिए मैंने कहा था कि हम इस जो टूल है इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि हम किन किन टूल से गुजारते हैं। ग्रामरली मस्ट है। ग्रामरली तो ऐसे समझ लें कि उसके बगैर तो है ही नहीं, काम ही नहीं हो सकता। ग्रामरली से जरूर गुजारें। अगर आपको ग्रामरली का, अगर आपका राइटिंग स्ट्रक्चर खुद अच्छा है कि आपको लिखते हुए में इश्यूज नहीं आते, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि हेमिंगवे की जरूरत पड़े। वो कब होता है, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। जैसे मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है तो मेरा इजीली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल के 98 पे स्कोर जा रहा होता है, 99 पे जा रहा होता है। वो इस वजह से क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है, समझ आती है। लेकिन आपने काम करना है तो इसलिए बेहतर है आप ग्रामरली और हेमिंगवे से गुजार लें, वो बहुत बेस्ट है। और ये आपको श्योरिटी होगी कि आपने खुद लिखा है, प्लेजरिज्म नहीं होगी, तो प्लेजरिज्म चेकर से मत गुजारें उसको। ठीक है। जिस क्लाइंट को आप काम करके दे रहे हैं पॉसिबली उसके पास वो टूल होगा। जब आपने खुद काम लिखा होता है तो आपको पता होता है कि इसमें नहीं होगा प्लेजरिज्म। कोई भी लाइन कहीं और से देख कर, ये नहीं कि कहीं और से पढ़ के इधर लिख रहे हो कहते हैं मैंने खुद लिखा है। नो, जब मैं कहती हूँ खुद लिखा है, इट मीन्स कि वर्ड्स आपके हैं, सेंटेंसेस आपके हैं और आपने मैक्सिमम उसको जो है पैराफ्रेज किया। ठीक हो गया। तो इसलिए आपको उससे प्लेजरिज्म चेकर से गुजारने की जरूरत नहीं पड़ती, सिवाय एकेडमिक राइटिंग के। कि अगर आपके पास टर्निटिन है, उससे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। मैं अपने क्लाइंट को जब भी काम देती हूँ, मैं साथ हमेशा प्लेजरिज्म रिपोर्ट टर्निटिन की अटैच करके देती हूँ। उससे क्लाइंट की एट द स्पॉट सेटिस्फेक्शन बन जाती है। मिसबा आरिफ के अलावा भी किसी को लग रहा है कि मेरे पास आवाज ठीक नहीं आ रही, सॉरी, किसी मेरे ख्याल है पार्टिसिपेंट जो है उनके माइक्स भी अनम्यूट है, काइंडली म्यूट रखा करें। आपके शोर की वजह से जो है वो मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। और दूसरा, मुझे जोर लगा के बोलना पड़ता है, गला मेरा काफी खराब है तो मुझे मुश्किल हो रही है। जितनी कम नॉइज होगी उतना ही कम आवाज से काम चल जाएगा। ठीक है, सबको आवाज क्लियर है? ठीक हो गया। यस, वॉइस मैडम आपसे एक चीज पूछनी है। जी, with my top takeaways from this chat. ठीक हो गया। It's 9:23. Yeah. जी, मुझसे पूछ लें या उधर गूगल से पूछ लें या उधर
मिसबा आरिफ, आप काइंडली चैट में लिख कर पूछ लें तो बेहतर है, आपकी तरफ से नॉइज ज्यादा आ रही है। आप चैट में क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसका ज्यादा फायदा हो जाता है, मेरे 1 बाय 1 आंसर करना इजी हो जाता है साथ साथ। हाँ जी, ये क्वेश्चन किन्होंने किया था? मेरे ख्याल दानियाल रूफ ने किया था। आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं? मैम पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं काफ़ी हद तक। और मैम काइंडली प्लीज़ मुझे बता दें, ये जो साइड्स पे जो कलर आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें अभी लैपटॉप पे भी काम कर ही रहा हूँ, मैं साथ साथ आपके ये चेक कर रहा था। तो मैम ये मुझे बता दें, ये इन कलर्स को हम लोग ये कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं कि मैम ये जो साइड्स पे कलर्स आ रहे हैं जैसे ब्लू है, ग्रीन है, तो क्या मैम अगर हम लोग अपनी ये वाली जो एरर्स हैं इनको ख़त्म कर लें तो क्या ये कलर्स ख़त्म हो जाएंगे? एग्जैक्टली। आपके सेंटेंस में जो इश्यूज है ना, आप उनको खत्म कर लेंगे तो ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऐप जो है वो आपके लिए तो यूजेबल है, लाइक एसेस, ब्लॉग और आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि वो आप जनरल पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यूजेबल नहीं है। क्यों? आप देख रहे होंगे कि ये सारा रेड है और सारा येलो है। वो इसलिए क्योंकि जो काम है वो टेक्निकल है, आपको यहाँ पे ग्रेड शो हो रहा है। मैक्स सबसे बड़ा इसका काम होता है रीडेबिलिटी इंक्रीज करने का। अब मैं जो हूँ वो यूनिवर्सिटी लेवल का काम कर रही हूँ, तो मैं कभी भी उसको ग्रेड 9 या 8 के लिए रीडेबल नहीं बनाऊंगी, मैं उसमें टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल चीजें यूज करूंगी। इसलिए क्या है कि जब मेरे टारगेटेड ऑडियंस ही यूनिवर्सिटी लेवल की है, कॉलेज लेवल की है, तो मेरे एक काम की बात नहीं है कि मैं उसे ग्रेड 9 पे लेकर आऊं। इसलिए आपने देखा होगा जब मैं कोई अपना काम पेश करती हूँ तो सारा रेड होता है या सारा येलो होता है। इसी वजह से, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर वोकैबुलरी यूज हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, वो जो है नीचे ग्रेड के लिए काम नहीं करती। तो जब आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जब आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उसमें जनरल पब्लिक है, उसमें आपका एम जरूर होता है कि मैं उसको मैक्सिमम नीचे उसके ग्रेड को लेकर आऊं कि हर बंदा, हर लेवल का इंसान जो उसको पढ़ सके। जब हम ग्रेड 9 की बात करते हैं, जब हम ग्रेड 9 की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है 9वीं क्लास का बच्चा। इट मीन्स है कि जिसके पास कम नॉलेज है, जिसके पास कम वोकैबुलरी है, वो भी उसको फॉलो कर सके। हाँ जी, हेमिंगवे सिंप्लीफाई कर देता है सेंटेंसेस को। इसको फॉलो करते हुए आपको देखिए, टूल्स जो है वो मशीन से है, इंसान की अकल का मुकाबला नहीं कर सकते। जब ग्रामरली कोई चीज रिप्लेस करता है, या जब कोई भी क्विल बोर्ड में रिप्लेस करता है, तो वो मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो। तो आपने अपनी आंखें, ये नहीं कि उसे समय ना बात आना, बस हमने सुन लिया और अतात कर दी, वो काम नहीं करना। देखना है, समझना है, जहां पर डाउट हो गूगल कर ले, गूगल से बड़ा तो उस्ताद ही कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ये बैठकर सिखा रही है, उसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, सब कुछ सीखा है खुद से, स्ट्रगल से। तो इसलिए आप देख कर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, आपको क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा काम चाहता है, तो उसको इतना सिंप्लीफिकेशन पे मत ले आए। सिर्फ कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स ना हो और कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका टेक्स्ट आपको लग रहा है कि रीडेबल है और क्लाइंट के लिए ओके होगा, तो इट्स ओके, आप उसको कर लें। बस ये है कि उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, आगे स्टार्ट करें। हाँ जी, अब हमने करनी थी रेफरेंसिंग। अभी तक मैं आपको प्लेजरिज्म के टॉपिक में बताती आई हूँ। काइंडली जब मेरी आवाज आपको लगे कम आ रही है तो मुझे बताइएगा कि मैडम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं जरा 2 हफ्ते से ही आउट ऑफ टाउन हूँ, कभी कहीं हूँ कभी कहीं हूँ, तो हर जगह पे डिफरेंट जो है नेट होता है, डिफरेंट लाइट होती है, डिफरेंट फैसिलिटीज होती है नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। हाँ जी,
हमने रेफरेंसिंग जब पढ़ा था प्लेजरिज्म का टॉपिक, मैंने आपको बार बार कहा था कि जब आप पैराफ्रेज करेंगे तो आप रेफरेंस देंगे, आप साइटेशंस देंगे, ठीक है। रेफरेंस होता क्या है? बेसिकली रेफरेंस होता है, हमारा मेन मकसद होता है रेफरेंस के पीछे कि हमने ऑडियंस को बताना है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये उस बंदे ने की थी उस आर्टिकल के अंदर इस ईयर में, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। बात आपकी भी हो जाती है, काम आपका भी हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो रेफरेंसिंग होने की वजह से जो है उसका प्लेजरिज्म नहीं बनता, या उस पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता कि आपने किसी का काम उठाया क्योंकि आप कह रहे होते हैं उसने किया है। ये वही बात हो गई कि घर में अगर 2 लोग हैं, एक बंदा बर्तन धो रहा है, दूसरा आके कहता है मैंने बर्तन धो दिए हैं, तो जिसने मेहनत से घंटा खड़े होकर बर्तन धोए उसका दिल चाहेगा वही बर्तन उठा के उसके सर में मारे। कितनी देर से मेहनत मैंने की है, तो हाउ कुड यू कि बर्तन मैंने धोए? बिल्कुल ऐसी बात है कि आप किसी के काम को उठाकर और आगे लिखते जा रहे तो देखने वाला समझेगा कि आपका काम है। तो इसलिए आपको बताना चाहिए कि वो जो बंदा है उसने बर्तन धोए और मैं ये बता रहा हूँ कि बर्तन धुल गए, ठीक है। यही हिसाब आपने इसके साथ करना है कि आपने उसको जो है वो करना है, रेफरेंस देना। अब आपको तकलीफ समझ आ रही होगी कि रेफरेंसिंग देना कितनी जरूरी है। कोई भी काम रख सकते हैं बर्तन के अलावा। हाँ जी, रेफरेंसिंग इज यूज्ड टू टेल द रीडर वेयर आइडियाज फ्रॉम अदर सोर्सेज हैव बीन यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग। रेफरेंसिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमने रीडर्स को बताना होता है कि ये जो आइडियाज हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ ये आ कहाँ से रहा है, ये डाटा लिया कहाँ से है। देयर आर मैनी रीजंस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रेफरेंस सोर्सेज करेक्टली। बहुत सारे रीजंस हैं, वजूहात हैं कि ये क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, it shows the reader that you can find and use sources to create a solid argument। सबसे बड़ी बात कि इसमें बात किसी का काम उठाना नहीं होता, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में और स्पेशली यूके की यूनिवर्सिटीज में। वो कहते होते हैं मैक्सिमम रेफरेंस लाइन, हर लाइन के साथ लिखते हैं आपने लाइन कहाँ से ली है। उसको ये नहीं समझते कि आपने इतना डाटा कहीं से लिया है। उनका पॉइंट ये होता है कि आपको आर्ग्यूमेंट करना है, आपको दलाइल देने हैं। और दलाइल हम कैसे देते हैं? ऐसे नहीं कहते कि क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, हम कहते हैं क्योंकि ये बात उसने भी की, उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे, उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे। जब इतने लोग मेजोरिटी ये बात कह रही है तो मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस चीज का रिजल्ट ये है। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए जो यूके की यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्पेशली यूके के जो होते हैं, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जो काम करें। आज थोड़ा सा एक्सक्यूज करना पड़ेगा आपको, बार बार इस किस्म की इंटरप्शंस, तो मैंने मेडिसिन भी ली हुई है। तो क्या है कि वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम जो है आर्ग्यूमेंट करें। आर्ग्यूमेंट जो है, हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट कहते हैं लड़ाई को, बहस को। वो बहस को कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है। वहां पर आप जितने रेफरेंसेस देंगे उतना ही ज्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि आप ये मत कहें कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मुझे ये लगता है, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है। उनके मुताबिक ये होता है कि आपने पिछले रिसर्च पेपर से रिसर्च करनी है, सोर्सेज उठा कर लाने हैं कि ये बात अगर ऐसे है तो मैं ये ऐसे कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं, दानियाल रूफ कह रहे मैम वो तो फिर सिंपल कॉपी पेस्ट हो गया विद रेफरेंस। नो, किसी सूरत आपका रेफरेंस डाल दे, जो मर्जी कर ले, कॉपी पेस्ट किसी सूरत अलाउ नहीं है, सिवाय कोटेशन के, सिवाय यूनिवर्सल ट्रुथ के, सिवाय पैट डेफिनेशन के। कोटेशन का वर्ड यूज किया, जैसे हम कहते हैं कायदे आजम ने फरमाया, डबल कोटेशंस डालते हैं, उसके अंदर उनका फरमान लिखते हैं, ये अलाउ है, ठीक है। उसके अलावा हम ये नहीं लिख सकते किसी ने लिखा था कायदे आजम फला जगह खाना खाने गए थे, तो हम फला जगह खाने गए थे उठा कर लिख दिया, कहते फलाने ने कहा था। नो,
पैराफ्रेजिंग इज मस्ट। सिर्फ आपको अलाउ है कॉपी पेस्ट वाला काम, जो पेट डेफिनेशन है जो चेंज नहीं हो सकती। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ से मेरा मतलब है जिस तरह लॉज ऑफ मोशन है, जिस तरह प्रूव्ड चीजें हैं, ठीक है, साइंस से रेलेवेंट है। और जिस तरह मैं आपको थर्ड बात क्या की थी, कोटेशन की थी, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या थे और डेफिनेशन की थी, इन सब आपको आप डबल कोटेशन में लिखते हैं, लिख कर उसके आगे भी रेफरेंस देते हैं। लेकिन डबल कोटेशन से बाहर आप जो चीजें लिखते हैं वो आपको किसी सूरत पैराफ्रेजिंग के अलावा अलाउ नहीं है, चाहे आप एक लाइन में 100 रेफरेंस डाल लें, अ बिग नो। समझ आ गई ये बात की? उसके बाद है इट प्रॉपर्ली क्रेडिट्स द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडियाज, थ्योरीज एंड रिसर्च फाइंडिंग्स, कि बेसिकली और ये क्या काम करता है कि क्रेडिट देता है कि जिस बंदे ने जो आइडिया पेश किया है, जो थ्योरी पेश की होती है, जो उसने रिसर्च की थी, उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, उसको क्रेडिट देना होता है कि इस बंदे ने, वही बर्तन धोने वाली बात आप समझ, बहुत जरूरी होती है। वरना वो बर्तन तो छोटी बात है, सर में लगेगा, फट जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये लीगल एक्शन लेते हैं, अंदर अंदर भी करवाते हैं और बड़ा हैवी हर्जाना भी भरना पड़ता है, पैसे डिमांड करते हैं, और जो वो डिमांड करते हैं वो आपको पूरी करनी पड़ती है, वरना आपकी जान नहीं छोड़ती। ठीक है? It shows the reader how your argument relates to the big picture, कि जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आप उसके लिए डाटा ढूंढ कर ला रहे हैं और फिर आप बताते हैं कि अगर मैंने ये लिखा है तो इसका ताल्लुक टॉपिक से क्या है, कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी बात से, हमारे टॉपिक से, हमारे क्वेश्चन से रिलेट करती है, वो किस तरीके से आंसर कर रही है हमारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट की जगह वी कैन चेंज द वर्डिंग without changing the meaning of the sentence. Exactly. Simplify, delegate the concept in our own words. Yes, exactly यही बात है कि बात वही होगी, बात को नहीं चेंज करना, लेकिन अल्फाज अपने यूज करने हैं। रेफरेंसिंग करनी हमने किस तरीके से है, रेफरेंसिंग हमने इस तरीके से करनी है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। नॉर्मली क्लाइंट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है APA। तो हम APA क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है उसका नाम है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट APA। और इसके जो दो वर्जन्स हैं, APA 6 है और APA 7 है। आजकल जो है वो APA 7 जो है वो ज्यादा फेमस हो रहा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की राइटिंग्स के अंदर। इसकी जो गाइडलाइंस है उसका मैं लिंक्स भी शेयर कर देती हूँ, आज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, APA हम करते किस तरीके से है, होती क्या है साइटेशन में आपको बताती हूँ कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं, ये देखिए ये भी एक साइटेशन हुई है, लेकिन ये कौन सी है, इसको हम शिकागो कहते हैं, शिकागो राइटिंग स्टाइल, शिकागो फॉर्मेट। हाँ जी, अब सबको नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जाती हूँ, और टॉपिक क्या है इसका, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं जाती हूँ गूगल स्कॉलर पे, मैं गूगल स्कॉलर पे गई, मैं आर्टिकल सर्च करूंगी, क्योंकि नॉर्मली जब आप देते हैं रेफरेंस तो वो रिसर्च आर्टिकल्स का, जर्नल्स का देते हैं, ठीक है।
ये मैं बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के एसेस के अंदर, आप लोगों की एकेडमिक राइटिंग के अंदर, और आप लोगों के आर्टिकल्स भी जो होते हैं, स्पेशली जो सब्जेक्ट रेलेवेंट होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, मेकिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुझे ये मिल गया है। अब मैंने इसमें से कुछ डाटा लिया है, डाटा लेने के बाद मैंने इसका रेफरेंस देना। मैं क्या करूंगी, ये जो डबल कोटेशन नजर आ रही हैं, गौर से समझ लीजिए प्लीज। मैं इस पे क्लिक करूंगी। जब मैंने क्लिक किया तो ये देखें, इसने मुझे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स जो है, फॉर्मेट्स जो है, उनका फॉर्मेट दे दिया है। मुझे इसमें से कौन सी चाहिए, एपीए। ये लिखा नजर आ रहा है ना, एपीए। मैं इस एपीए को जो है कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी, और मैं जाऊंगी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट के एंड पे मैं एक कॉर्नर बनाऊंगी रेफरेंसेस का, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं ये लिंक डाल दूंगी, ये जो है डाटा ये डाल दूंगी जो मैं वहां से कॉपी करके लाई हूँ। ये देखिए, ये क्या था, एपीए जो राइटिंग स्टाइल था, उसके अंदर हमने क्या किया, उसकी रेफरेंसिंग जो लिस्ट है वो जनरेट कर। ये तो थी रेफरेंसिंग लिस्ट, इसमें मल्टीपल आते हैं, 40 40 50 50 रेफरेंसेस डालते हैं लोग मतलब मैं, ठीक है। मैं आपको कोई 2 4 दिखा भी दूंगी। अब ये तो नीचे लिस्ट में, अब हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्ट में जो ये रेफरेंस मौजूद है या ऊपर टेक्स्ट में ये यूज कहाँ पर हुआ है, या ऊपर जो डाटा है उसका रेफरेंस नीचे कौन से नंबर पे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा डाटा नीचे वाली लिस्ट में किस जगह से उठाया। उसके लिए हम एक चीज करते हैं जिसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन, इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर, साइटेशन रेफरेंस देना। कैसे करते हैं, हम लिखते हैं ऑथर का नाम, कॉमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक, किस साल में उसने ये काम किया था। मैं क्या करती हूँ, ऑथर का नाम मैं नॉर्मली लिखने की बजाय कॉपी करती हूँ क्योंकि मुश्किल अजीबोगरीब से होता है। अब ये वो जगह है जहां पर मैंने इसको साइट करना है। मैं क्या करूंगी, मैं एक ब्रैकेट ओपन करूंगी, पेस्ट करूंगी ऑथर का नाम, कॉमा डालूंगी और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखूंगी और ब्रैकेट बंद। बस इतना सा काम था, ये मेरी एपी हो गई। सिंपल मैंने जाना है, कॉपी करके लाना है, उसको मैं यहाँ पे करूंगी पेस्ट। पेस्ट करने उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखूंगी ब्रैकेट के अंदर, और बस बात जो है वो खत्म हो गई। यहाँ पे समझ आइए एपीए की। इसी तरह मैं मल्टीपल रेफरेंसेस दूंगी। बता दे मुझे, आपको क्लियर हो गया है? बाकी सब भी बताएं। जी, गुड क्वेश्चन। हिना पूछ रही है अगर ऑथर मल्टीपल हो तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, फर्स्ट ऑथर कॉमा, सेकंड ऑथर कॉमा, थर्ड ऑथर कॉमा, और बस इस तरीके से। मैम फिर इस तरह तो सबका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी डिफरेंट होगा। मल्टीपल ऑथर्स हैं उनको साइड कर सकते हैं। इसी तरह ये बात
नो, मेरी बात समझे। ये मैं बात कर रही हूँ एक पेपर की, कि जब आप एक पेपर को लिखने में मल्टीपल ऑथर्स हैं, नॉर्मली एक पेपर एक राइटर या ऑथर एक हो, ज्यादातर मिलकर एक काम है। जो आप बात कर रहे हैं कि ये मतलब एक ही चीज की आप मल्टीपल देना चाहेंगे, तो आप इसी तरीके से जहां पे जरूरत होगी दोबारा उसके लिए डालेंगे ब्रैकेट। जी नेट चला गया था, मेरी तरफ से बंद हो गया था, अब दोबारा मैंने रिस्टार्ट किया। हाँ जी, तो जब आप इस तरीके आपको हर बार हर बंदे के से करें कि दोबारा से जो है उसको ब्रैकेट ओपन करें, ऑथर का नेम दें, कॉमा लगाएं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखे, ब्रैकेट क्लोज कर दें। जी, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर कॉमा लगाते जाएं, जितने ऑथर से उनका नाम लिखे, कॉमा लगाकर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखे, ब्रैकेट क्लोज। जो इनका क्वेश्चन था ईयर ऑफ पब्लिकेशन अलग होगा, इसका मतलब है वो पेपर भी अलग होगा। तो अगर वो पेपर ही अलग होगा तो उसकी साइटेशन भी अलग होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जो भी आपसे क्लाइंट चाहेगा आप उस स्टाइल को कॉपी करेंगे और कॉपी करके उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो कर लेंगे। इन टेक्स्ट साइटेशन ये था हमारे पास जो है वो आई एम सॉरी, मेरे माइंड से बात स्किप हो गई है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल अवेलेबल है, आप जिसको भी चाहेंगे उसको आप कर लेंगे और कॉपी करके ले जाएंगे और उसी की जो है वो नेट कर लेंगे, इंटेक्स साइटेशन कर लेंगे। इंटेक्स साइटेशन आपने जिसकी भी करनी हो, नेट पर जो है उसकी पूरी पूरी गाइड्स अवेलेबल है, सिर्फ उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपने इन टेक्स्ट जहाँ पे होगा वहां से देख लें कि आपने इसको ब्रैकेट के अंदर किस तरीके से लिखना है। ठीक हो गया। ये था APS 6। जो APS 7 होता है बाकी सब कुछ उसके अंदर इसी तरीके से होता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है कि उसमें आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ उसका पेज भी मेंशन करना होता है कि मैंने ये चीज जिस सफे से पढ़ी है, जिस पेज की मैं बात कर रहा हूँ वो पेज नंबर कौन सा है, ठीक है। ये है APS 7। APS 6 में क्या है, सिर्फ ऑथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और ऑथर नेम ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक हो गया। मोस्टली APA ही यूज होता है। वॉइस का इशू सबको आ रहा है? बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म कर दें, क्या आवाज जो है वो सबके पास खराब है या सिर्फ एक बंदे के पास खराब है या सबके
हाँ जी, अब आवाज आ रही है? ओके फाइन। ओके सही है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रही थी कि इस तरीके से जो है आप वो APS 6 और APS 7 जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल है, मैं आपके साथ लिंक शेयर है जो है वो कर दूंगी। ये देखिए, आप इन गाइड्स को ओपन करेंगे तो आप इसमें से देख सकते हैं गाइडलाइंस को। इसी तरह ये MLA होती है। MLA इज अनदर स्टाइल, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ने इसको बनाया था, इसलिए हम इसको MLA कहते हैं। ये इसकी जो है गाइड मौजूद है। इसी तरह आप वहां से कॉपी करके लाएंगे, इन टेक्स्ट की जब आपको जरूरत पड़ेगी आप यहाँ से कर लेंगे। हाँ जी, ये तो वहां पर आती है जहां पर हमें जरूरत होती है एकेडमिक रेलेवेंट काम की, ऐसे रेलेवेंट काम की, इस तरीके से। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं, हम आर्टिकल लिख रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वहां हम किस तरीके से रेफरेंस करेंगे? वहां पे हम ये मेथड नहीं यूज करेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपने करना क्या है कि आपने उसको लिंक बनाना है। लिंक मैंने आपको ब्लॉग में सबको बनाना बताया था। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, सबको ब्लॉग में लिंक क्रिएट करना आता है? जी, आपने करना क्या है कि जब आप कोई बात कर रहे होंगे और आप चाहते हैं कि आप बताएं कि मैंने किस वेबसाइट से डाटा देखा था। हाँ जी, सलीम आलम कह रहे हैं कि नो, हम जाते हैं अपने ब्लॉग पे। आज नेट कुछ ज्यादा ही स्लो आ रहा है। आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पे आई हूँ।
और यहाँ पे नेट का काफी इशू है। हाँ जी, ये देखिएगा प्लीज, जब आप काम कर रहे हैं और आपको बात करते करते अब आप ये चाहते हैं कि मैं रेफरेंस दूं, they face continually various decisions। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने रेफरेंस डालना है, तो मैं इस एक वर्ड को कॉपी करूंगी, सॉरी सिलेक्ट करूंगी, ये वाला जो आपको लिंक का बटन नजर आ रहा है, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब ये डिसीजन के वर्ड पे लिंक लगने लगा। किस तरीके से मैं चाहती हूँ कि जो ये वाला आर्टिकल है, ये जो वेबसाइट है या आर्टिकल है, मैं इसका रेफरेंस देना चाहती हूँ। मैं इसके लिंक को करूंगी कॉपी, कॉपी करके जाऊंगी, यहाँ पर मैं उस लिंक को पेस्ट करूंगी और अप्लाई कर दूंगी। ये देखिए, ये आपकी रेफरेंसिंग हो गई है। समझ आ गई सबको बात की कि जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से रेफरेंसिंग करेंगे। जब आप सब्जेक्ट्स के एसेज लिख रहे हैं, जब आप एकेडमिक काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, व्हाटसोएवर, वहां पर आपको उस टाइप की रेफरेंसिंग करनी है जो मैंने आपको एपीएस सिखाई है। इसी तरह एमएल है, हार्वर्ड है, शिकागो है, वो फिर जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपके लिए चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। समझ आ गई सबको? हाँ, बैकलिंक हम कह सकते हैं समहाउ। ज्यादा इसका वो हमारी किधर है एसईओ वाली क्लास की मेंबर आए जरा जी सामने, आप हमें बताएं। बैकलिंक्स में यही होता है कि जब हम मल्टीपल साइट्स को अपनी साइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उससे ये फायदा होता है, ये कोशिश करते हैं कि अपनी साइट को दूसरी साइट पे जो है वो कनेक्ट करवाएं। उससे ये फायदा होगा कि जब कोई बंदा कहीं से कुछ पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते से कोई वर्ड सीखना है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हमें इस वर्ड समझ नहीं आ रही, हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें उस वर्ड की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां से हम उस चीज को स्टडी कर सकेंगे। इससे क्या होगा, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, ठीक है। ट्रैफिक आने से क्या होगा, उतना ही आपका ब्लॉग जो है वो ऊपर जाएगा। तो इसलिए जो है लिंकिंग को अच्छा समझा जाता है। अब देना मस्ट कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप कर रहे हैं काम तो एक अच्छी हम कह सकते हैं कि अगर तो आपके क्लाइंट की डिमांड है तो जरूर करना है आपको। अदरवाइज जो है हम इसे कह सकते हैं कि अच्छी प्रैक्टिस है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ जी, सबको ब्लॉग के लिंक की समझ आ गई है? ठीक हो गया। रेफरेंसिंग में हमारे पास यही चीज थी। इसी तरह हार्वर्ड है, ये डिफरेंट चीजें, ये एक तो मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं। नॉर्मली आपने जो है रेफरेंस लिस्ट में कॉपी करके ऐसे ही लिखना होता है, और उसके अलावा जो इन टेक्स्ट होता है वो आप फौरन से गूगल करेंगे, वो आपको बता देगा कि इस स्टाइल का आपने इन टेक्स्ट कैसे डालना है। अगर मैं आपको दिखा सकूं कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। नहीं, ये तो रफ स्केच है। मैं देखती हूँ अगर ये देखें, ये देखें, ये इंटेक्स साइटेशन हुई है इस तरीके से। और ये मैं इस टाइप के काम करती हूँ। मेरी डोमेन ये है।
ये देखिए, ये रही रेफरेंसिंग, ये है रेफरेंस लिस्ट। अब आपने देखें मल्टीपल रेफरेंसेस इस तरीके से एक लिस्ट की फॉर्म में डालने हैं जहां पे जितनी जरूरत हो, ठीक है, ऐसे ये मल्टीपल रेफरेंसेस है। उसके बाद उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन करते जाना है, जैसे आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएगी, ऐसे है, ये देखिए ऐसे है। रेफरेंस लिस्ट जो है वो एंड पे होगी और इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो टेक्स्ट में डिफरेंट जगहों पे होगी, जहां आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने काम यूज किया है। अगर आप ना भी यूज करें, आप कहते हैं मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, तो मैं क्यों रेफरेंस डालूं? नो, हर हाल में आपको रेफरेंस डालना है, चाहे आपने वहां से डाटा नहीं लिया, अच्छी अच्छी अपने रेलेवेंट आर्टिकल्स खोलें, उनका रेफरेंस डालें। बिकॉज कोई भी उन आर्टिकल्स को खोल कर पूरा स्टार्ट टू एंड नहीं पड़ेगा कि कहाँ लिखी है वो बात जो तुमने इस आर्टिकल में लिखी थी, ठीक है। तो जहां पर आपका, जिस तरह देखिए मेरा टेक्निकल काम है, मैंने एक केस स्टडी को एनालाइज करके ये सारा कुछ किया है, ये मैंने उसको टूल्स के मदद से बनाया है, मैंने ये उसकी बजटिंग की है, ये देखें बजटिंग कॉस्टिंग की है, और उसी के बारे में एलेबोरेशंस दी है। अब इसमें कोई माई का लाल उठ के नहीं कह सकता कि मैंने उसकी एक लाइन भी देखी हो, बिकॉज कस्टमाइज्ड काम है। इसकी हेल्प जो है मुझे गूगल से या कहीं से भी जो है वो नहीं मिल सकती। उसके बावजूद आप देखें मैंने फिर भी इसमें 11 रेफरेंसेस डाल दिए हैं, क्योंकि इसकी जरूरत होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपने डाटा लिया है या नहीं लिया। कभी भी जो है आप उसको विकिपीडिया को, गूगल को जो है वो रेफरेंस नहीं करेंगे, हमेशा रिसर्च पेपर्स को, रिसर्च जर्नल्स को और वेबसाइट्स को रेफरेंस करेंगे। समझ आ गई है? आज के लिए इतना काफी है। कल के लिए इंशाल्लाह कल से हम फाइबर स्टार्ट करेंगे। 2 दिन है हमारे पास, आज 5वां लेक्चर था और 2 दिन है हमारे पास। उस 2 दिन में हम फाइबर बनाएंगे, आईडी उसकी गिग बनाएंगे, कैनवा पे डिजाइनिंग सीखेंगे इंशाल्लाह और उसके ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। आज के लिए बहुत है, ठीक है। आप अपने पिछले लेक्चर से जो है लेक्चर से जो है वो पिछले लेक्चर से देखाइएगा, कुछ भी समझना हो साथ साथ वो समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। जो हमारी मेन टूल्स टेक्निक्स थी, स्ट्रेटजीज थी, वो हमने देख ली हैं। सारे टूल्स कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, अब जो हमने लिखना है और टूल्स यूज करने उसको बेचना कैसे है, वो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। मिसबा मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया? मैडम मैं ये पूछ रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हुए किसी न्यूज़ आर्टिकल में से हमें एक फैक्ट पता चला है, उसको मैं कर सकूंगी रेफरेंस किसी न्यूज़पेपर का दे सकूंगी? अगर तो वो आर्टिकल है तो आप उसको बिल्कुल रेफरेंस कर सकते हैं, तो चाहे जिस भी चीज का आर्टिकल है, डजंट मैटर, वो आपकी रेलेवेंट चीज है, आर्टिकल की फॉर्म में आप उसको कर सकती हैं। पिछले लेक्चर्स जी मैं दोबारा कर देती हूँ, अदरवाइज जो सिमाब खान है फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, उसके अंदर तरतीब से जो है लेक्चर्स, क्योंकि अभी मैं जब लिंक शेयर करूंगी वो धड़ाधड़ होंगे, आपको कोई शोर नहीं होगा, ना मुझे शोर होगा कि ये किस डे का कौन सा लेक्चर है। फेसबुक ग्रुप में आप जाएंगे, तरतीब से सारे लेक्चर भी डे 1, 2, 3, 4 जो है वो अपलोड हुए हुए हैं। 5 भी मैं इंशाल्लाह जैसे ही अवेलेबल होगा उसको आज अपलोड कर दूंगी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या हम अल्लाह हाफिज कर लें? जी मैं चेक करती हूँ, नेटवर्क का इशू आ रहा था, मैं उसको जब बार बार ओपन कर रही थी तो मैं अभी आपको चेक करके फीडबैक देती हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मेरा ये क्वेश्चन है कि ब्लॉग एक उससे रेलेवेंट मुझे कोई उसको अपने उसमें मैंने
आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। बेहतर होगा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको वॉइस पे रिस्पॉन्ड करती हूँ। अभी लैपटॉप की चार्जिंग एंड हो गई है, बिल्कुल ऑफ होने वाला है और आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप मुझे अभी मैसेज करें और आपको मैं इंशाल्लाह इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती हूँ। जी थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।